दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं काव्य बिंब। हिंदी में काव्य शास्त्र में काव्य बिंब एक प्रमुख बिंदु है। अक्सर कविताएं या फिर दूसरी विधाएं लिखते हुए रचनाकार लेखक बिंब का प्रयोग अपनी विधाओं में करता है। तो बिंब क्या है, बिंब का अर्थ, उसकी परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से काव्य में प्रयुक्त होते हैं, उन सब का वर्णन, विश्लेषण बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले बस आपसे इतना सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। किसी विशेष बिंदु को, किसी विशेष तथ्य को मूर्त रूप प्रदान करना, वो बिंब कहलाता है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब कहलाता है। काव्य बिंब फोटो की तरह यथार्थ बिंब न होकर कवि की मानसिकता और भावना के अनुरूप कल्पना द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें किसी वस्तु का आभास मात्र होता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान है। इंद्रियों के द्वारा ही कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रित करता है। शब्द चित्रों की अनुभूति पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, साथ ही कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। बिंब पदार्थ नहीं है वरन उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है। सृष्टि नहीं, पुनः सृष्टि है। विदेशी विद्वान C.D. लेविस ने बिंब की परिभाषा इस प्रकार दी है कि काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब की परिभाषा इस प्रकार है: काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी के अनुसार बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं और इसी प्रकार अलंकार अंततः बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं: कल्पना, भाव, इंद्रियता। अर्थात इन आधारों पर, इन तत्वों पर बिंब निर्मित होता है। बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होता है। नवीनता एवं ताजगी होती है। बिंब विधान में औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता होनी चाहिए तथा बिंब स्पष्ट या सजीव होना चाहिए ताकि प्रमाता यानी कि पाठक तुरंत इंद्रिक साक्षात्कार कर सके। बिंबों के भेद 3 प्रकार के हैं: इंद्रिक बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर। इंद्रिक बिंब, चाक्षुष बिंब। इंद्रिक बिंब के अंदर कौन कौन से बिंब आते हैं? चाक्षुष बिंब, श्रव्य या नादात्मक बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रात्व बिंब, आस्वाद्य बिंब। काल्पनिक बिंब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्मृति बिंब, कल्पित बिंब। और प्रेरक अनुभूति के आधार पर के अंतर्गत कौन कौन से बिंब हैं? सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। बिंब विधान के कुछ उदाहरण देखिए, इनके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे। अब देखिए, प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे, चाक्षुष बिंब, जैसे कि वो दृश्य हमें दिखाई दे रहा हो। चाक्षुष बिंब यानी कि प्रातः का नभ, सुबह का आकाश,
ऐसा लग रहा है जैसे नीला शंख जैसा हो। ये प्रतीत हो रहा है चाक्षुष बिंब से। बिंब ये चीज़ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब ये अलग अलग उदाहरण है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये चाक्षुष बिंब के उदाहरण आपको देखने मिल रहे हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। श्रव्य बिंब जैसे कि हम इस चीज़ को सुन रहे हो, एकदम से हमें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हो। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी आवाज आई उसकी एकदम से। चलता सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। बिंब की प्रभावात, ये मतलब बिंब हैं के उदाहरण है, इनसे स्पष्ट होता है कौन से बिंब है। बिंब की प्रभावात्मकता उसकी इंद्रियता पर ही निर्भर करती है। इंद्रियों के आधार पर ही बिंब के 5 प्रमुख भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। हम इसे एक एक की चर्चा आपको करते हैं, स्पष्ट बताने की कोशिश करते हैं। दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने किसी घटना या वस्तु का चित्र सा उभर आता है, तब वहाँ दृश्य बिंब होता है। उदाहरण समझें कि रश्मियों की सूक्ष्म सुइयों में रजत के तार भर शशिकला ने भूवसन पर ही कढ़ाई रात में। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में प्रकट हुए पृथ्वी के सौंदर्य का दृश्य उभार कर प्रकृति के मनोरम दृश्य का दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। तो ये दृश्य बिंब यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रव्य बिंब, श्रव्य बिंब का संबंध कर्णेंद्रिय से है, कान से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वाद्य या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास हो, तब वहाँ श्रव्य बिंब होता है। उदाहरण समझें, खूब झमझम कर बरस काली घटा। उपयुक्त पंक्ति को पढ़कर तेजी से बरसती हुई बारिश का शोर कानों में गूंजता सा प्रतीत होता है, महसूस होता है, इसलिए यहाँ श्रव्य बिंब है। अर्थात जिस तरह की पंक्ति के आधार पर जैसा कुछ सुनाई दे, दिखाई दे, महसूस हो, तो उसी तरह का बिंब वहाँ पर होता है। अगला बिंब है स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु को कोमलता या खुरदरेपन ने हमें स्पर्श सा किया है, तब वहाँ काव्य में स्पर्श बिंब होता है। उदाहरण से समझें, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। अब तलवे जलने से कैसी स्थिति होती है व्यक्ति की, तो वो यहाँ पर है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने प्रखर धूप में तपी रेत से स्पर्श होते हुए तलवे का स्पर्श बिंब प्रस्तुत किया है। घ्राण बिंब, घ्राण बिंब का संबंध घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है, तब वहाँ घ्राण बिंब होता है। जैसे उदाहरण, सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की पहली पहली फुहार में शामिल। उपयुक्त पंक्तियों में गर्मी के मौसम के बाद जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पहली फुहार पड़ती है, जो मिट्टी से सौंधी महक उठती है, उसी का घ्राण बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। स्वाद बिंब, स्वाद बिंब का संबंध स्वादेंद्रिय से है, जीव से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु के खट्टे, मीठे, नमकीन या कसेले होने का आभास होता है, तब वहाँ स्वाद बिंब होता है। उदाहरण से समझे, कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। उपयुक्त पंक्तियों में कुकुरमुत्ते के स्वाद के बिंब को उभारा गया है, इसलिए यहाँ स्वाद बिंब है। प्रतीक एवं बिंब में क्या अंतर है? प्रतीक के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंतर को समझा देते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग भ्रमवश दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति या प्रतिछवि के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक से तुरंत मन में कोई भावना जागृत होती है, किंतु बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र उभरता है। ये भावना जगाता है, वो चित्र उभारता है, दोनों में अंतर देखिए। व्यक्तित्व उपमान जब रूढ़ हो जाते हैं तो वे प्रतीक बन जाते हैं, जबकि बिंब में नवीनता व ताजगी होती है। प्रतीक कल्पना द्वारा किसी भावना को जागृत करते हैं, जबकि बिंब विधान से
प्रमाता को तुरंत इंद्रिक साक्षात्कार होता है। प्रमाता अर्थात पाठक, पढ़ने वाला। प्रतीक में किसी भावना को साकार होने की कल्पना की जाती है, जबकि बिंब में कार्य का मूर्तिकरण होता है। वैसा उसका एक आकार दिया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, महसूस करने की। प्रतीक में भावना को उत्पन्न या जागृत करने की शक्ति होती है, जबकि बिंब विधान में भावनाओं की उत्पत्ति करने की शक्ति होती है। प्रतीक पर युग, देश, संस्कृति, मान्यताओं की छाप रहती है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो बिंब को लेकर के। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। और वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ समझ में न आया हो या आपके मन में कोई सवाल पैदा हो रहे हों तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या आपकी जिज्ञासा है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे या कमेंट्स के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और एक निवेदन आपसे विशेष है, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी अतिरिक्त पैसा, डाटा वगैरह कुछ खर्च नहीं होता। बस एक सूचना है कि इस चैनल की वीडियो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।